आज का अपना जो टॉपिक है वो है डीएसएम सिस्टम। डायग्नोसिस के बारे में हम जान रहे थे, तो इसी कड़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो है डीएसएम सिस्टम। अब ये डीएसएम सिस्टम क्या है? आपको पता है कि हमारे देश में और यूरोपियन कंट्रीज में, बहुत ज्यादातर देशों में जो क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी है, यानी कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनका जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रस्तावित पब्लिश्ड आईसीडी क्लासिफिकेशन चलता है, उसको मान्यता दी हुई है, उसको माना जाता है। ठीक, तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है आईसीडी 11। अब इस आईसीडी को छोड़कर दुनिया में एक सिस्टम और है जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करता है, और वो है डीएसएम। डीएसएम का जो बैकग्राउंड है, जो इसकी हिस्ट्री है, वो हम शेयर करूंगा आपके साथ में, डिस्कस भी करेंगे हम। ये जो क्लासिफिकेशन है, चाहे वो आईसीडी हो या डीएसएम हो, इसका जो इंटेंडेड पर्पस क्या है, जो इसका पर्पस है, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, वो है, कई लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। क्लिनिशियंस, क्लिनिशियंस कौन होते हैं? जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। साइकियाट्रिस्ट, जो क्लिनिक चलाते हैं या कोई ना कोई जो रोग निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो क्लिनिशियंस होते हैं। रिसर्चर्स, अनुसंधानकर्ता, जो अलग अलग प्रकार के रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं। बायोलॉजिकल रिसर्चर्स, साइकोडायनेमिक रिसर्चर्स, कोग्निटिव बिहेवियरल इंटरपर्सनल, मतलब इन सब चीजों में इन सब सिस्टम का इस्तेमाल होता है। पर है क्या चीज ऐसी है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसमें? क्योंकि ये क्या करता है, इट ऑफर्स स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया देता है, और उसने साथ साथ में वो ये भी जिक्र करते हैं कि हमने इनको ऐसे क्लासिफाई किया है, तो ऐसा क्यों किया, उसके कोजेस, सिम्टोमोलॉजी, नोसोलॉजी, इटियोलॉजी, मतलब ये सारी चीजें वो बताते हैं कि इस तरह से सिम्टम्स के आधार पर, इमोशनल एक्सप्रेशंस के आधार पर, बिहेवियरल एक्सप्रेशंस के आधार पर बहुत सारे डिसऑर्डर्स को जो व्यक्ति के अंदर होते हैं, उनको एक वर्ग में बांटा गया है, अलग अलग क्लासेस में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और उस सारे सिस्टम को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब ये कहते हैं, जो डीएसएम की बात कर रहे हैं ना, डीएसएम ने कि जिन लोगों ने इसको बनाया है, अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन, उसने इसको असली रूप दिया है। तो अब उन्होंने उन डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारी जगह से डेटा लिया। कहां से डेटा लिया? ये आपके सामने है, इसमें मेंटल हॉस्पिटल से लिया है। न्यूरोसाइंस एविडेंसेस, न्यूरोसाइंस एविडेंस क्या होते हैं? ऐसे प्रूफ जो कि न्यूरोलॉजी से, तो न्यूरोसाइंस है जो कि आपके स्नायु तंत्र विज्ञान है, जो आपके न्यूरॉन्स की, नर्वस सिस्टम की, ब्रेन के अंदर जो नर्व्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उनकी स्टडी का जो विज्ञान है, उनका अध्ययन का जो विज्ञान है, वहां से भी इंफॉर्मेशन ली गई है, और आर्मी हॉस्पिटल से भी, वहां से भी सूचनाएं ली गई हैं, और तब जा करके ये डीएसएम सिस्टम इवॉल्व हुआ है। अब इसको इस्तेमाल कौन कौन करता है? देखो, क्लिनिकल साइकोलॉजी इस्तेमाल करते, मैंने बताया, रिसर्चर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, साइकियाट्रिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो ड्रग्स बनाने वाली कंपनी है, जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, वो भी इस डीएसएम सिस्टम का इस्तेमाल करती है। जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो भी डीएसएम सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियां, यानी कि जो दवा बनाती हैं, स्पेसिफिक, पहले तो मैंने बताया कि आपके जो साइकियाट्रिस्ट रिलेटेड दवाएं बनाती है, अब जो और भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं दैट मैन्युफैक्चर द ड्रग्स, दे आल्सो यूज द डीएसएम सिस्टम। लीगल सिस्टम में वकील या जो जुडिशियल सिस्टम है, न्यायपालिका है, वो भी डीएसएम का इस्तेमाल करते हैं। और पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो नीति निर्धारक होते हैं,
वो लोग भी DSM सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं इस DSM की यात्रा की। कहां से शुरू हुई, क्या कहते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, कौन इसको बनाने वाला है, कौन कौन सी यात्राएं इसने तय की, कौन कौन से पड़ाव आए और आज ये किस मुकाम पर है। छोटी सी हम जर्नी इसकी डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि DSM की फुल फॉर्म क्या है? कई लोग इस चीज को डाउट हो जाते हैं कि DSM मतलब डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। तो ये चीज आपको याद रखनी, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। एक बार 1 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है इसमें। क्या प्रश्न आता है उसमें, क्या पूछा जाता है? वो पूछते हैं कि DSM स्टैंड्स फॉर, तो लिखा जाएगा डायग्नोस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। वो फॉर भी गलत हो जाएगा। एक आ जाएगा डायग्नोस्टिक्स एंड सिंपल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, वो भी गलत है। एक आ जाएगा डायग्नोस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिफॉर्मिटीज, वो भी गलत है। सही क्या है फिर? सही आपके सामने है डायग्नोस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, इसकी फुल फॉर्म है। पब्लिश कौन करता है इसको? अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन, वो लोग इसको छापते हैं, पब्लिश करते हैं। हुआ क्या, 1917 में एक कमेटी बनी थी, उसका नाम था कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, जिसने नेशनल कमीशन ऑन मेंटल हाइजीन, जो अमेरिका का था कमीशन था, उसके साथ मिलके कोलैबोरेशन में कुछ मेंटल हॉस्पिटल्स के लिए गाइडलाइन छापी। मेंटल मतलब जो मानसिक रोगियों का निदान करने वाले जो हॉस्पिटल थे, उनके लिए गाइडलाइंस, दिशा निर्देश छापे गए कि आप मेंटल हॉस्पिटल में जो रोगी आपके पास आएंगे, जो कि मनोवैज्ञानिक विकारों से जो ग्रसित होंगे, उनको किस प्रकार से उनका इलाज करना है, क्या क्या उनको ट्रीटमेंट देनी है, कैसे उनको रिसीव करना है, मतलब पूर्ण रूप से उनके लिए गाइडलाइन छापी गई। अब उस गाइडलाइन के लिए एक कमेटी बनाई गई, इसका नाम था कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। अब ये पॉइंट यहीं पर आता है कि इस DSM के अंदर इस स्टैटिस्टिक्स की क्या जरूरत है, कहां से शब्द आया। तो आप ये मान सकते हैं कि जो 1917 में पहली बार जो गाइडलाइंस छपी थी ना, दिशा निर्देश छपे थे, दैट वर पब्लिश्ड बाय दी कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। उस कमेटी का नाम था कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, इसीलिए तो स्टैटिस्टिकल शब्द इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता आज भी। और उस कमेटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स को आज हम कहते हैं, उसका नामकरण अलग हो गया है, उन्होंने अलग से अपना नाम रख लिया है, इसका नाम है अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन। तो आप मान सकते हैं कि 1917 का जो साल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो याद कैसे रखना है, 1919 हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर है, कई सारी घटनाएं घटी थी उसमें। तो उसे 2 साल पहले आप जोड़ लो, 1917, जैसे 19 है पहले, बाद में 17 है, तो 19 में 2 घटा लो, 17 बच जाएगा। तो 1917 में इसकी शुरुआत हुई, किसकी? कमेटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स बनाई गई। और उस कमेटी ने क्या किया, जो मेंटल हॉस्पिटल्स के अंदर जो व्यक्ति आते हैं, जो मानसिक रूप से जो परेशान होते हैं, मानसिक रूप से जो रोगी होते हैं, उनको किस प्रकार से हैंडल करना है, उनसे संबंधित दिशा निर्देश छापे गए थे। तो वहीं से बीज पड़ा था इसका। फिर जाकर इसको 1943 में इसको रिवाइज किया गया, उन गाइडलाइंस को। काफी लंबे समय की बात है ये, लगभग 26 साल बाद उन गाइडलाइंस को 1943 में रिवाइज किया गया और उसका नाम दिया गया मेडिकल 203, मेडिकल 203, और जिसके अंदर 22 डायग्नोसिस थे। मतलब मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 22 मनोवैज्ञानिक विकारों की चर्चा उसमें की गई थी। पहले गाइडलाइन छपी 1917, उसके बाद उसको रिवाइज किया गया 1943 में,
और उसका नाम दिया गया मेडिकल 203। अब उसके बाद 1943 के 9 साल बाद 1952 में एक नया सिस्टम एग्जिस्ट हुआ जिसको नाम उन्होंने दिया DSM 1। क्या नाम दिया उसको? DSM 1। ठीक है, यहीं से शुरुआत हुई है DSM की। मतलब DSM पहली बार जो नाम सामने आया, डायग्नोस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, वो आया 1952 में। और क्योंकि 1949 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो ICD-6 पब्लिश की थी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑन डिजीजेस, बीमारियों की, ICD-10, ICD-11, ICD-6 जितने भी है, वो जितनी बीमारियां हैं उनका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। तो 1949 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो पब्लिश की थी क्लासिफिकेशन, उसका नाम था ICD-6। और उस ICD-6 में पहली बार मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए एक सेक्शन अलग से था। उससे पहले कोई सेक्शन नहीं था। उससे पहले मेंटल डिसऑर्डर्स की कोई खास चर्चा उसमें ICD के 5432 में कहीं पर भी नहीं की। पहली बार कब छपा? 1949 में ICD-6 में मेंटल डिसऑर्डर्स का एक सेक्शन था। उसको ध्यान में रखते हुए APA ने, अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन ने भी DSM सिस्टम का निर्माण किया, उसकी शुरुआत की 1952 में, और उन्हें प्योरली मेंटल डिसऑर्डर्स पर ही अपनी एक मैनुअल पब्लिश करनी शुरू कर दी। ओके, 1943 में मेडिकल 203 में 22 डायग्नोसिस थे, यानी उन्होंने बताया था कि 22 प्रकार से मेंटल डिसऑर्डर्स व्यक्ति को हो सकते हैं, उनको कैसे कैसे डायग्नोस करना है। लेकिन जब ये DSM 1 छपे 1952 में, 1952 में, तो इसमें 106 मेंटल डिसऑर्डर्स की चर्चा की गई। 106 mental disorders were classified and discussed in DSM 1 in 1952. That was the reason that DSM got so much prominent in psychiatrist circle, and that was a result of the publication of the ICD-6, which contained one chapter or separate section on mental disorders. Then comes the DSM 2. उसके बाद आया DSM 2, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 2। ये कब आया? 1968 में, लगभग 16 साल बाद। देखिए, 26 साल, उसके बाद 9 साल, फिर 16 साल, 16 इयर्स के बाद पब्लिश हुआ DSM 2। और इसमें जो मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन था, डायग्नोसिस था, दैट हैज इंक्रीज्ड टू 182 फ्रॉम 106। 22 डायग्नोसिस 1943 में, उसके बाद 106 1952 में, फिर 182 1968 में। अब आप ये देखेंगे, समझेंगे किस प्रकार से आने वाले जो DSM रिवाइज होती जा रही है, जो मैनुअल रिवाइज होती जा रही है, उस मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि DSM के छपने से क्या व्यक्तियों में मानसिक परेशानियां बढ़ गई? एक तो ये मतलब है, और एक ये मतलब है कि DSM के लोगों ने बहुत अलग अलग सिचुएशन से डेटा कलेक्ट किया, और अलग अलग जो पहले से ही मानसिक विकार व्यक्तियों में थे, उनको भी उन्होंने उसको इंक्लूड करना शुरू कर दिया। आइडेंटिफाई करके उसको DSM की जो अपनी मैनुअल उन्होंने छापी, उसमें उन्होंने इंक्लूड करना शुरू किया। ये भी हो सकता है, और एक्चुअली हुआ भी यही था। तो अब 106 से 182 पे आ गए मेंटल डिसऑर्डर्स। और DSM 2 के अंदर जो खास बात थी, उन्होंने जो मेंटल डिसऑर्डर्स को डिस्क्राइब किया था, दे फोकस्ड ऑन द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कि जो मानसिक परेशानियां हमारी होती हैं, उनका जो कारण है, दैट इज द इवॉल्व फ्रॉम द ऑर्गेनिक कॉजेस, जैविक कारक, जो बायोलॉजिकल कारण है, उस पर उन्होंने फोकस किया था DSM 2 में। अब आती है बारी DSM 3 की।
जो कि पब्लिश हुआ 1983 में। 1968 के बाद लगभग 15 साल बाद 22, 9, 16 और 15 ये 1983 में पब्लिश हुआ। और अब मेंटल डिसऑर्डर्स थे वो बढ़कर 265 हो गए। पहले वाले कितने थे? पहले वाले ये रहे 182 और अब कितने हो गए? 265। बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और नई नई उन्होंने डायग्नोस्टिक कैटेगरीज को इंक्लूड किया विद न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम, और जिसे उसने नाम दिया मल्टी एक्सियल क्लासिफिकेशन। एक्सेल आप समझते हैं ना, धुरा, कई धुरी बनाई उन्होंने कि वो 5 एक्सिस बनाए उन्होंने, एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3, एक्सिस 4, एक्सिस 5। कि पहले एक्सिस में कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर आएंगे, दूसरे में कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर आएंगे, तीसरे एक्सिस में कौन से, चौथे में कौन से, पांचवें में कौन से, इस प्रकार से। तो ये 1 नंबर का प्रश्न कई बार ये आता है कि किस डीएसएम में पहली बार मल्टी एक्सियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की शुरुआत की गई थी। आपको बताना होगा DSM-3। It was comprehensive publication, contained diagnostic criteria for each disorder and other related information। कहने का मतलब ये है कि ये जो पब्लिकेशन थी DSM-3 काफी वृद्ध थी और इसमें हर मेंटल डिसऑर्डर्स का अलग अलग कैटेगरीज उसकी बनाई गई और उसके अलग अलग कॉजेस, उसके सिम्टम्स उसको दर्शाए गए। It's a very important document, DSM-3. And then comes the DSM-3R। यहां पर R का मतलब है रिवाइज्ड। मात्र 4 साल बाद ही DSM-3 जो छपा उसमें, तो उसमें काफी हो हल्ला हो गया। लोगों ने कहा कि भाई बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बिहेवियर ऐसे इन्होंने इंक्लूड कर दिए जिसको तो आप, इसका मतलब ये होगा कि सारी जनता ही साइकोलॉजिकल रूप से बीमार है। तो मतलब काफी उस पर सवाल उठे DSM-3 पर। बहुत से लोगों ने उस पर बिल्कुल कहा कि भाई ये सही नहीं है, कमियां उसकी बताई। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि मात्र 4 साल बाद DSM-3R, R का मतलब रिवाइज्ड, वो रिवाइज एडिशन पब्लिश हुआ, जिसमें क्या किया, जो कैटेगरीज थी उनको दोबारा से उनका नामकरण किया गया, उनको रीऑर्गेनाइज किया गया और कुछ को डिलीट किया गया। जिन कैटेगरीज, मेंटल डिसऑर्डर्स की कैटेगरीज को डिलीट किया गया क्योंकि लोगों ने खूब ऑब्जेक्शन उठाई थी। और फिर भी इतना करने के बावजूद जो मेंटल डिसऑर्डर्स थे, जो डायग्नोसिस थे, दे राइज टू 292। कहां 22 से शुरुआत हुई और कहां 292 पहुंच गए DSM-3R में। DSM-4TR। अब DSM-4TR मींस टेक्स्ट रिवाइज्ड। DSM-3 में जो रिवीजन हुई थी ना, कैटेगरीज का नामकरण दूसरा किया गया, कुछ कैटेगरीज को रीऑर्गेनाइज किया गया, कुछ कैटेगरीज को तो डिलीट ही कर दिया। लेकिन DSM-4TR में TR स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट रिवीजन। उसमें जो मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में जो लिखा गया था, जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे, जो वाक्य इस्तेमाल किए गए थे, उसको रिवाइज किया गया। इन दिस मैनुअल, यानी कि DSM-4TR में, द टेस्ट सेक्शंस गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑन ईच डायग्नोसिस वाज अपडेटेड as were some of the diagnostic codes in order to maintain consistency with the ICD system। मुख्य बात ये थी कि जो टेक्स्ट रिवाइज किया गया था, इसको यूं कह लो कि फॉर्मेटिंग की गई थी पूरे टेक्स्ट की। इसलिए फॉर्मेटिंग की गई थी क्योंकि जो ICD सिस्टम है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज सिस्टम है, व्हिच इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए DSM-3R को, रिवाइज वर्जन को रिवाइज किया गया और इसका नाम दिया गया DSM-4TR। लेकिन ये घटना घटी 2000 में। तो इस तरह से हम पहुंचे हैं अभी DSM-4
TR में। अब जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है दैट इज दी DSM-5, अब जो चल रहा है, जो कि कब पब्लिश हुआ था? 2013 में। एंड नाउ दुनिया जो इस्तेमाल कर रही है वो DSM-5 कर रही है। हालांकि ICD-11 लोग इस्तेमाल ज्यादा करते हैं दुनिया में, लेकिन DSM की सीरीज में जो अभी चल रहा है वो DSM-5। ओके, अब ये DSM-5 किस पर आधारित है? इट इज बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट डिसऑर्डर क्राइटेरिया। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो बाहरी रूप से दिखाई दे, उस क्राइटेरिया पे आधारित है। और उसको मिलाकर, उस क्राइटेरिया को मिलाकर, यानी कि व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है, कैसे एक्सप्रेस करता है अपने आप को, कैसे अपने संवेगों को एक्सप्रेस करता है, तो उन सब को मिला करके मेंटल डिसऑर्डर्स का नामकरण किया गया है, उनको क्लासिफाई किया गया है, और साथ साथ में उनके साथ में एक्सप्लेनेटरी नोट्स टेक्स्ट भी लिखा गया है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया। और कमाल ये है कि जो मल्टी एक्सियल सिस्टम, एक्सिस सिस्टम, एक्सिस 1 2 3 4 5 सिस्टम DSM-3 में शुरू हुआ था, तो DSM-3 रिवाइज में भी था, DSM-4 TR में भी था, उसको DSM-5 में बिल्कुल ही हटा दिया गया, डिस्कार्डेड कर दिया गया। कोई मल्टी एक्सियल सिस्टम अब नहीं है DSM में। इसके लिए, इसकी बजाय उन्होंने क्या किया? मेंटल डिसऑर्डर्स को कैटेगरीज में बांट दिया। और वो कौन कौन सी कैटेगरीज है वो आपके सामने ही रही। सबसे पहली बात है एंजाइटी डिसऑर्डर्स, वो सारे डिसऑर्डर्स जिनका बेस एंजाइटी होती है। दूसरा है बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, द्विध्रुवीय और उससे संबंधित विकार। फिर है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन से संबंधित। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, जो भोजन से संबंधित जो विकार होते हैं वो। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ओसीडी से संबंधित विकार। और आखिरी इन्होंने दिया, छठा दिया है कैटेगरी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। ठीक, तो ये DSM-5 तक हम पहुंच चुके हैं। DSM-5 है लेटेस्ट, और यही हमारा टॉपिक भी। तो ये मेरे रेफरेंसेस, तो DSM-5 फ्रीली अवेलेबल है नेट पर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। और जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा डायग्नोस्टिक सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन। अब किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रश्न है तो वो मुझसे अभी अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे वो पूछ सकता है। मैंने आपको अनम्यूट करने की डिजिटल परमिशन दे दी है। सो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस एज फार एज टुडेज टॉपिक इज कंसर्न। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो कल हमारी ऑफलाइन क्लास होगी, तो यू कैन कम टू दैट ऑफलाइन क्लास और वो डाउट वहां पर आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए, कोई प्रश्न तो बताया नहीं है, और तब तक के लिए हम बाय बाय करते हैं और कल मिलेंगे 8 बजे।